नाज़रीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज तर्जुमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया में इस शोबे की तरक्की और तरवीज है। दुनिया जिस तेजी से तरक्की कर रही है, इसके साथ ही इस शोबे की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से आगाही बढ़ रही है। इस चीज़ से मुताबिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के चेयरमैन डॉक्टर इनामुल हक गाजी साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपको खुश आमदीद कहेंगे PTV न्यूज़ के स्टूडियोज़ में। और सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि तर्जुमे का बैनुल अक़वामी दिन जो है ये एक मखसूस है। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तर्जुमे की कौमों में अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो PTV न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस नहायत अहम मौजू के बारे में, लेकिन ज़रा निगलेक्टेड मौजू है हमारे यहाँ, मुझे बात करने के लिए आपने दावत दी है। तर्जुमे की अहमियत के बारे में आपने सवाल किया है, तो मैं एक मिसाल के ज़रिए से उसकी वजाहत करूँगा कि जिस तरह से मवासलात के ज़राए हैं, सड़कें बनती हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ इलाक़ों को आपस में मिलाया जाता है, हवाई जहाज़ के ज़रिए से रवाबित पैदा किए जाते हैं, या बहरी जहाज़, या इसी तरह से आजकल जो वर्चुअल कम्युनिकेशन मीन्स हैं जिसमें इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल तर्जुमा इसी तरह से मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों और मुख्तलिफ़ ज़बानों को के लोगों के ज़हनों को आपस में कनेक्ट करता है। और इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है पूरी दुनिया में और पूरी तारीख़ में कि कौमों ने तर्जुमे की बुनियाद पर, जो पसमानदा कौमें थे उन्होंने तरक्कियाँ की हैं, तारीख़ भरी पड़ी है। इसी वजह से 1953 में इंटरनेशनल ट्रांसलेटर फेडरेशन ने ये प्रोग्राम बनाया कि 30 सितंबर को तर्जुमे का आलमी दिन मनाया जाए। और इसको मंसूब किया एक स्कॉलर हैं, इनका नाम है सेंट जेरोम, जिनका जो अरसा हयात है वो 342 से लेकर 420 AD है, ईस्वी है, यानी इस्लाम से तकरीबन 300 साल पहले उन्होंने इस पे काम किया था। और उन्होंने इब्रानी ज़ुबान जो असल जिसमें बाइबल नाजिल हुई थी उसमें उसका तर्जमा लातीनी ज़ुबान में किया था, जिसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई और आज भी उसका एतराफ़ किया जाता है। उनसे मंसूब करते हुए 1953 में इंटरनेशनल ट्रांसलेशन फेडरेशन ने तर्जुमे का आलमी दिन मनाने का प्रोग्राम बनाया। क्यों मनाया जाता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर भी ज़रा बात करना चाहता हूँ कि देखें, मैंने पहले जैसे मिसाल दी है कि मवासलात के ज़राए इलाक़ों को मिलाते हैं, इसी तरह से जो तर्जुमा है या मुतरजमीन है, ये इस फील्ड में काम करने वाले मुख्तलिफ़ लोग हैं, जिसमें पब्लिशर्स भी होते हैं, जिसमें क्लाइंट्स भी होते हैं, जिसमें और दीगर लोग होते हैं जो तर्जुमे को प्रमोट करते हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता। वो इस काम, ये एक तरह से लोगों के दरमियान पैदा जो गलत फहमियाँ उनको दूर करने का ज़रिया बनते हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कौमें जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहीं, मैं तारीख़ का बार बार इसलिए हवाला देता हूँ कि ज़रा समझने में आसानी होती है। आप ये देखिए कि हम इस्लाम की तारीख़ लेते हैं कि उमवियों के आखिरी दौर में उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि हमारी फतूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें एक सिविलाइजेशन क्रिएट करने के लिए उलूम की ज़रूरत है, साइंसेस की ज़रूरत है, कल्चर की ज़रूरत है। जब उन्हें ये पता चला कि इससे पहले जिस कौम के पास ये कल्चर था वो यूनानी है, और यूनानी उलूम जो है ना, उस वक़्त की ज़ुबान जो इल्म की ज़ुबान थी सुरियानी, वहाँ उनके स्कॉलर्स जो मिस्र में थे, शाम में थे, इराक़ में थे, और फिर हिंदुस्तान में जो संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे वो, और फिर फ़ारसी ज़ुबान के जो उस वक़्त के लोग थे। तो अब्बासियों ने उन लोगों को अपने यहाँ इकट्ठा किया, और नतीजा आप ये देखें कि हमारे पास एक ऐसी हिस्ट्री में एक ऐसी सिविलाइजेशन है। इसी तरह जिसको यूरोपी नशत सानिया कहते हैं, हम सबको मालूम है यूरोपी नशत सानिया का आगाज़ 13वीं-14वीं सदी ईस्वी में होता है। इटली उसका मरकज़ है और वहाँ से वो शुरू होता है। लेकिन शायद हमें यह मालूम नहीं है कि यूरोपी नशत सानिया का आगाज़ तर्जुमे से हुआ था। स्पेन का एक शहर है टोलेडो, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो तर्जुमे के लिए मशहूर है, जहाँ पे ईसाई, यहूदी और मुसलमान जो अरबी ज़ुबान के उलूम थे, अरबी ज़ुबान के जो साइंटिस्ट थे, जैसे अबू हयान है, इब्न रुश्द है, ये जो ज़हरावी है, जिन्होंने मुख्तलिफ़ इजादात की थी अपने ज़माने में, उनकी किताबें अरबी ज़ुबान में थी। और उसी शहर में ईसाइयों ने और यहूदियों ने मुसलमानों से वो उलूम सीखे और उनको लातीनी ज़ुबान में तर्जमा किया, और फिर लातीनी ज़ुबान के तर्जमे के बाद उनको जो बाद आजकल अंग्रेज़ी है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है, जर्मन लैंग्वेज है, उनमें तराजुम शुरू हुए।
یعنی یہ عرصہ ہے 14ویں 15ویں صدی ہجری کا. اچھا. اور نتیجہ آپ دیکھیں کہ یورپین رنیسانس اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑی سویلائزیشن کھڑی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ بڑا بریف کیا کہ اس دن کا مقصد کیا ہے. یہاں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انٹرنیشنلی ٹرانسلیشن کا یہ دن منایا جا رہا ہے، آخر قوموں میں اس دن کو منانے کی کیا اہمیت ہے؟ میں عرض کروں کہ جس قوم کو جس چیز کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ تو اس کو بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں. ویسے الحمدللہ پاکستان میں بھی اس کا شعور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، یونیورسٹیز میں بڑھ رہا ہے. جو لوگ ترجمے کے ساتھ منسلک ہیں ان کے تو پہلے ہی معلوم ہے، لیکن عمومی طور پر اب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے. میں بار بار وہی مثال دوں گا، وقت کی کمی ہے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل ڈسکشن کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، کہ جب آپ ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں میں سڑک کے ذریعے ملاتے ہیں تو کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں. آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں موجود جو آپ کہہ لیں نفسیاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، زبان کے نتیجے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، کلچر کے نتیجے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. کلچر ایک اتنا بڑا ایشو ہے ہمارا کہ اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ناراض ہو جاتے ہیں یا دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں. میں کئی مثالیں یہاں پہ دے سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. اسی وجہ سے جب یہ جو زبان ہے نا، کیونکہ کلچر کا ایک بہت بڑا اظہار ہے زبان، تو اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں ڈھیر ساری دور ہوتی ہیں. ہمیں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں ایسی دنیا کے بارے میں جو ہم سے بہت دور ہے، اور اس زبان کے بارے میں جس زبان کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. میں چائنا کی مثال اس وقت دیتا ہوں، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ان دنوں اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے ہم دے رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بننے جا رہے ہیں. میں عرض کروں کہ ہم چائنا کے بارے میں، یعنی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ ہم ٹرانسلیشن کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارے پاس چائنیز اسٹوڈنٹس بھی ہیں یونیورسٹی میں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم چائنا کے کلچر کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. یعنی اس وقت، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے اس پر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ چائنیز زبان کا ترجمہ یا اردو زبان کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں. ادھر سے پاکستانی جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھے بغیر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل نہیں سکتے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، بلا شبہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بڑا یہ ایک طویل اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، اور آپ کی آمد کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کی.